हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। जो पेपर आया है उसका आंसर की मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी। तो मैं वो वाली सीरीज ले रहा हूँ जिसमें पहला वाला क्वेश्चन बीआरएस वाला है, तो अपने हिसाब से क्वेश्चन को देख के जो आपका आंसर होगा वो कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 जो इसका पहला क्वेश्चन आया था अकाउंटेंसी का, वो बीआरएस पे आया था। तो क्वेश्चन है, हाउ डू वी एडजस्ट डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स टू एसेट द बैलेंस एज पर पासबुक इफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बीआरएस इज कैश बुक। अगर आप कैश बुक स्टार्ट करो तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स, तो ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 183 एमसीक्यू में रखा था, जो मेरी बुक थी, तो वहां से ही ये क्वेश्चन आया था। मेरी बुक में एमसीक्यू नंबर 183 था, तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट। तो आप अपना नोट कर सकते हो, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, इनकम टैक्स पेड ऑन द बिजनेस इनकम बाय सोल प्रोवाइडर। वो अगर अपना इनकम टैक्स देता है उसको क्या करेंगे, तो हमने बोला था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो लेक्चर नंबर 3 मैंने पढ़ाया था, वहां पे मैंने ये बात बोली थी कि उसके जो अपने खर्चे होंगे, पर्सनल खर्चे होंगे, वो हम उसकी ड्राइंग मानते हैं और उसकी कैपिटल से लेस करते हैं, क्योंकि बिजनेस का खर्चा अलग है और बिजनेसमैन का खर्चा अलग है। ये बिजनेसमैन का खर्चा था तो ये उसकी कैपिटल से लेस करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट, क्योंकि बिजनेस पे कोई टैक्स नहीं लगता, उस बंदे पे टैक्स लगता है। ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 में कवर कर दिया था। उसके बाद 83 क्वेश्चन आया है ड्राइंग की क्लासिफिकेशन पे। ड्राइंग के क्या है, रियल है, पर्सनल है, इम्पर्सनल है या नॉमिनल है। ये भी हमने डिस्कस कर दिया था कि ड्राइंग्स अगर देखा जाए तो पर्सनल अकाउंट है उस बंदे का, डेबिट रिसीवर करके, तो उसकी जो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, वहां पे हमने डिस्कस किया था ये पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, द पीएफएमएस सिस्टम वाज अर्लियर नोन एज। तो ये तो सबको पता होगा, सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। बुक में जो पहला ही मैंने लिखा था पीएफएमएस का फुल फॉर्म, उसी के साथ में लिखा था कि इसका पहला नाम क्या था, सीपीएमएस। तो उसमें भी जब मैंने लेक्चर बताया था पीएफएमएस का, तब भी मैंने ये बात बता दी थी कि इसका ये याद रखना कि पहला नाम क्या था। तो ये पूछा जा सकता है कि इसका जो पहला नाम क्या था वो क्या था, और मुझे लगता है हर किसी बच्चे को आया होगा। ठीक है। उसके बाद 85, क्वेश्चन नंबर 85, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सपीरियंस डबल एंट्री सिस्टम। तो कुछ नहीं है, रूल देखना आपको कौन सा वाला ठीक हो रहा है। परचेज इंक्रीज डेबिट, इंक्रीज इनकम डिक्रीज, तो इनकम डिक्रीज क्रेडिट, ये तो गलत लग रहा है। इनकम डिक्रीज होगी तो डेबिट हो जाएगी। एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट ठीक रहा है, बट इनकम डिक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट होगा, अगेन ये गलत हो रहा है। तो द करेक्ट आंसर इज रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। जो रूल है हमारा पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो उसके बेस पे क्वेश्चन आया था। तो ये भी जिसको भी बेसिक रूल्स पता थे तो वो यहाँ से ठीक पता कर पाता। तो 85 का करेक्ट आंसर है आपका सी पार्ट। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फाइनेंशियल ऑडिट। ये मैंने जो फाइनेंशियल ऑडिट पढ़ा था उसमें मैंने अपने नोट्स में डाल दिया था कि पहला स्टेप जो होगा, स्टेप्स ऑफ द फाइनेंशियल ऑडिट मैंने डाल दिया था। मुझे लग रहा था इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैंने लिखा था उसमें पहला ही प्लानिंग द ऑडिट था, और इसका करेक्ट आंसर है प्लानिंग द ऑडिट। ये बुक में अगर आप देखोगे पेज नंबर 84 पे मैंने कवर कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 87 उसके बाद है, नॉमिनल अकाउंट इज क्लासिफाइड। नॉमिनल क्या होता है, इम्पर्सनल रियल। देखो रियल पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल तो है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर इज इम्पर्सनल अकाउंट। तो जिसने भी बेसिक पढ़ा होगा नॉमिनल, रियल और पर्सनल, तो वो बोलेगा रियल पर्सनल तो है ही नहीं। फिर बचा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, वो तो पर्सनल का पार्ट है, तो बचा इम्पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, 87 का ए पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी बोल सकते हो क्वेश्चन, और बैलेंस शीट पे भी बोल सकते हो। हमने बैलेंस शीट पे एक डिटेल क्वेश्चन मैंने करा दिया था बैलेंस शीट वाले लेक्चर में। उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में बोले एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो आपको कुछ नहीं करना था, एक तरफ से एसेट्स डालने थे, दूसरी तरफ से कैपिटल प्लस लायबिलिटीज डालने थे, तो तुम्हें इसका करेक्ट आंसर आता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी पार्ट है, 8,55,000। क्यों, एक तरह से तुम कैपिटल डालो और दूसरी कैपिटल एक तरफ से आएगा, नेट प्रॉफिट भी कैपिटल को ऐड हो जाएगा। एक्रूड इनकम जो है वो एक्रूड इनकम आपका एसेट है, तो एसेट साइड आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स आपका लायबिलिटी साइड, क्रेडिट बैलेंस होगा तो लेफ्ट साइड आएगा। कैश एंड बैंक एसेट साइड आएगा, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड आएगा, लायबिलिटीज आपका अगेन लेफ्ट साइड से आएगा। तो कैपिटल, नेट प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर टैक्स, लायबिलिटीज को ऐड करोगे तो आपको बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा, और एसेट साइड में उन चार का करोगे तो टोटल आएगा। तो टोटल बैलेंस 8,55,000, इसका सी पार्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स। हालांकि सोल प्रॉपर्टी और पार्टनरशिप है, तो सोल प्रॉपर्टी में रिटेन अर्निंग्स नाम का नॉर्मली रहता नहीं है, बट इसका क्या ना मतलब है, अगर आपने पीएनएल में जो प्रॉफिट आया उसको कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया बल्कि एज ए रिटेन्ड अर्निंग दिखाया, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, द प्रॉफिट विच हैज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर और विच हैज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स, विच हैज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बट हैज बीन केप्ट एज सच इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज अ सरप्लस बैलेंस इज नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। Retained earnings, the earnings have been retained in the business, they are not be transferred either to the partner or in case of a sole proprietor to the owner.
नॉर्मली हम सोल प्रॉपर्टर में ये नहीं रखते, हम ट्रांसफर करते रहते हैं कैपिटल में। अगर होगा तो वो प्रॉफिट से जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, विल हैव बीन रिटेन इन द बिजनेस। तो इसका ए पार्ट था। 90 ड्राइंग मास्टर पीरियड पर, ये ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया था। तो 90 का सी पार्ट है, पेज नंबर 9 पर ही मैंने ये लिखा था, ड्राइंग से जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, मतलब आपका जो पहले 30 क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं और आगे जाता हूँ। जो आपका दूसरा क्वेश्चन सीरीज होगा वो मैं कवर करूंगा यहाँ पे। ये नहीं आया न्यू शेयर आपका। हाँ, 91। Which concept suggests the exclusion of human resources in the balance sheet? The correct answer is money measurement concept. Money measure क्वेश्चन नंबर 91 जो है, ये भी मैंने बुक में से आया है। एमसीक्यू नंबर 39 में मैंने ये रखा था, तो वहां से ये आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, a firm has omitted to record provision for bad and doubtful, how it will impact the final statement? उसने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंटिंग नहीं किया, तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट से उसे प्रोविजन लेस करना था, उसने नहीं किया, तो प्रॉफिट क्या दिखा होगा? प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये भी ऑलरेडी पार्ट प्रॉफिट लॉस के फॉर्मेट में मैंने ये चीज डाल दी थी कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेस करना, अगर नहीं किया तो उसने प्रॉफिट ज्यादा दिखाया होगा। तो ये ऑलरेडी पेज नंबर 54 पे अगर तुमने देखा होता तो 55 पे ऑलरेडी कवर्ड था ये पॉइंट। तो इससे प्रॉफिट बड़ा होगा। ठीक है, और क्या पड़ा होगा? नेट प्रॉफिट, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा। तो पीएनएल में ये चीज आनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 93, पार्टनरशिप का देखो बहुत ही वो था कि कुछ फैकल्टीज ने तो 50-50 लेक्चर्स पार्टनरशिप के कर दिए थे। मैंने बोला था नहीं, पार्टनरशिप में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। कुछ चीजें लग रही थी जो मुझे पार्टनरशिप में पूछी जाएगी, बट इन्होंने वो भी नहीं पूछा है जो इन्होंने पूछा था। आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि ये चीजें पूछी जाएगी। 2-3 ही क्वेश्चन पूछे हैं पार्टनरशिप से, 2 क्वेश्चन इनफैक्ट पूछे पार्टनरशिप से, और दोनों अनएक्सपेक्टेड थे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ना बाकी फैकल्टीज ने जिस तरह डेप्थ में वो चीजें पढ़ाई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन, गुडविल वुडविल, वो चीज भी नहीं पूछी है इन्होंने। तो एनीवेज इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ एक टॉपिक ऐसा है जिसमें उन्होंने एक्सपर्ट है। एनीवेज इसका करेक्ट आंसर है वो पार्टनरशिप जिसमें एक पार्टनर का एटलीस्ट अनलिमिटेड होता है और बाकियों का लिमिटेड होता है। इसको बोलते हैं हम लिमिटेड पार्टनरशिप। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन था, बहुत ही कम बच्चों को इसका सही आंसर पता होगा, और तुक्का किसने दिया होगा उसको ठीक होगा। Question number 94, statement of financial position produced from incomplete records is known as statement of affairs। और ये मैंने क्वेश्चन नंबर 94 जो है मेरी बुक में एमसीक्यू नंबर 224 अगर देखते हैं वहां पे मैंने ये कवर कर दिया था कि इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ये नहीं पूछना चाहिए था। ये कंपनी में जब प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन होता है, पोस्ट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंपनी का पार्ट है, आपके सिलेबस में कंपनी नहीं था, सिर्फ प्रोप्राइटरशिप और आपका पार्टनरशिप था, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। अगर था तो कैरेज इनवर्ड को आप ऐसे लगा सकते हो, कैरेज इनवर्ड फ्रेट पे लगता है और प्री और पोस्ट पीरियड का बाइफरेट करना है, तो जिसके साथ वो होता है उसके साथ होना चाहिए। तो परचेज वाज द करेक्ट आंसर, बट अगेन ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, नहीं पूछना जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96, a bank passbook is a copy of customers account with the bank ledger। अगेन अल्हम्दुलिल्लाह 96 जो क्वेश्चन है सी पार्ट इसका आंसर है, और मेरी बुक में डिटो क्वेश्चन था एमसीक्यू नंबर 190, यही क्वेश्चन मैंने भी उसमें रखा था एमसीक्यू नंबर 190। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टिंग डबल एंट्रीज इज करेक्ट फॉर द प्रीपेड एक्सपेंस। ये भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन था बट आसान भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टिंग डबल एंट्री, मतलब ये एडजस्टमेंट कर रहे हो आप, डबल डबल अकाउंटिंग में आप एडजस्टमेंट कर रहे हो फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये कोई बच्चा इसमें लिख सकता है डी पार्ट प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश, बट ये एक्सपेंस की एंट्री नहीं है, ये एडजस्टमेंट की है, मतलब खर्चा पहले हुआ है। तो ये क्वेश्चन अभी ब्यूटीफुली मैंने रिसेंटली, अगर किसी ने मेरी जो एमसीक्यूज पे मैंने लेक्चर रखी थी उसमें मैंने ये चीज कवर कर दी थी। एमसीक्यू नंबर 132 जब मैंने पढ़ाया था, उसका जब मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया था, उसमें मैंने इस चीज की अकाउंटिंग एंट्रीज दिखाती थी बाज़ाब्ता किस तरह से ये प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा, और जो एक्सपेंस आपका ऑलरेडी हुआ था वहां पे क्रेडिट। मैंने एग्जांपल दी थी, अगर आपने इंश्योरेंस 1 साल का पे कर दिया और बट वो उस पीरियड में आधा ही आ रहा है, आधा नेक्स्ट साल में आ रहा है, तो आधे एक्सपेंस को हम वापस कर लेते हैं। और मेरे बुक में भी ये कवर कर देता है एडजस्टिंग एंट्रीज के नाम से, और एमसीक्यू वाले लेक्चर में मैंने ये चीज को एक्सप्लेन भी कर दिया था, क्योंकि बुक में मैंने 132 क्वेश्चन ऐसा ही डाला था और उसके एक्सप्लेनेशन में मैंने ये चीज कवर कर दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए पार्ट, 97 का करेक्ट आंसर है ए पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट अमाउंट ऑफ एडिशनल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड शुड बी चार्ज टू करंट ईयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट इफ द क्लोजिंग डेटर्स इज 1 लाख। 1 लाख पे आपको प्रोविजन करना है, 5% हो गया 5000। अभी तक आपका प्रोविजन 1000 रुपए है, तो अभी और कितना करना पड़ेगा? 4000 करना पड़ेगा। ये चीज मैंने कवर नहीं कर दी थी, बट ये
लॉजिकली कोई सोचता तो उसका आंसर आ जाता। ठीक, 1 लाख पे 5% करना है तो 5,000, 1,000 का ऑलरेडी प्रोविजन किया, इट मीन 4,000 का आपको एडिशनल प्रोविजन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 98, द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पीएफएमएस इज इट्स इंटीग्रेशन विद। तो इसका कोर बैंकिंग के साथ जो इंटीग्रेशन है ये भी मैंने अपनी बुक में कवर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 99 का आप पेज नंबर 101 देखो बुक में, वहां पे मैंने ये कवर कर दिया था कि इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज इट्स इंटीग्रेशन विद द कोर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। और क्वेश्चन नंबर 100 जो है, a check is received from customer and the same is deposited in bank for collection, it's finally returned dishonored, it will be debited to the customer account, B part 100। और ये भी मेरा एमसीक्यू नंबर 116 जो था वहां से आया है, डिटो यही क्वेश्चन मैंने 116 एमसीक्यू रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है बी पार्ट। और रिवीजन लेक्चर में भी इसको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया था अकाउंटिंग एंट्रीज करके। क्वेश्चन नंबर 101, which account is generally used in the single entry and income to obtain the amount of credit sales। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी बुक में रखा था और एमसीक्यू नंबर 230 था। इसका करेक्ट आंसर है डेटर, सी पार्ट 101 का है। ये भी मेरी बुक में जो एमसीक्यू रखा था वहां से आ गया है। ठीक है, तो ये अभी तक आपके 21 क्वेश्चन हो गए। अब मैं एक नया क्वेश्चन शेयर कर लेता हूँ जो आपका फिर फाइनल बचता है। ये भी पार्टनरशिप का था। अगेन ये वाला क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो मैंने पार्टनरशिप से एक्सपेक्ट 2-3 क्वेश्चन किए थे उनमें तो कोई नहीं पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 102, जॉन एंड जेम्स आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो जैक को इसने ज्वाइन कर दिया, उसने जो एसेट दे दिया लैंड, उसकी हिस्टोरिकल 50,000 थी, उसकी बुक्स में वैल्यू 25,000 थी, बट करंट वैल्यू 30,000 है। लॉजिकली इसको जो बंदा सोचा था वैसे ही आ गया। जब जैक बिजनेस में आएगा और एक लैंड दे रहा है जिसकी आज की वैल्यू 30,000 है, उसकी बुक्स में कितनी वैल्यू है, उसने कितने में परचेस किया, वो रिलेवेंट है। जब वो हमारे पास आएगा हम बोलेंगे तुम्हारा मार्केट वैल्यू कितना है इसका, 30,000, तो हम 30,000 पे दिखा देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बी पार्ट है। 103 भी मैंने अपनी लेक्चर्स में कहीं पे डिस्कस नहीं किया था, बुक में भी डिस्कस नहीं किया था, बट रूट कॉज फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। मुझे नहीं लगता था इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैंने ये कहीं पे भी कवर नहीं किया था, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें कवर करने के लिए तो फिर बहुत सारी चीजें कवर करनी पड़ती है। आप जब एज अ बॉलर बॉलिंग करते हो तो आप अपनी गंदी बॉल के लिए तो पूरी वो फील्डिंग नहीं रखते हो ना, तो एक गंदी बॉल हो जाती है। तो स्पेशली वही चीज है, वो छोटी छोटी चीजें होती है, अगर उनको भी कवर करेगा इंसान, फिर लेक्चर जो मैंने 25 लेक्चर्स में सारा आपका सिलेबस कवर कर दिया था, इनफैक्ट 22 लेक्चर्स में सारा सिलेबस कवर कर दिया था, वो कहीं ना कहीं फिर 70-80 लेक्चर जाते और आपका वो वाला टाइम 3 टाइम्स टाइम आपका उसमें जाता और मेमोरी पावर जाता। वो बचाने के लिए मैंने कुछ चीजें स्किप कर दी थी, और उसमें से ये भी था स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग के बारे में, और इसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 104, विच आर द फॉलोइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ स्टॉक। 100 ए, इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैंने एमसीक्यू रखा था, एमसीक्यू नंबर 143 मेरी बुक में था, डिटो यही क्वेश्चन था और ये भी एग्जाम में पूछा गया। रिसीट वोचर इज रिकॉर्डेड एज, इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट। 105 का करेक्ट आंसर है डी पार्ट, और ये भी मैंने अपनी बुक में डाल दिया था। पेज नंबर 30 पे अगर देखोगे वहां पे मैंने रिसीट वोचर के बारे में लिखा था, इट इज मेड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्ड द रिसीट ऑफ कैश एंड बैंक। उसके बाद 106 है, ये भी मैंने बुक में क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 50 पे रखा था। जब आप गुड्स एज ए चैरिटी देते हो तो इसको क्या करोगे आप, परचेज में से क्रेडिट करोगे। मैं बहुत बार समझा दिया था, जब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था वहां पे भी बोला था मैंने, ये परचेज में से लेस करेंगे, क्योंकि हमने परचेज जो बिजनेस के लिए परचेज यूज हुई, वो अगर इसने चैरिटी दे दी तो ये इसकी ड्रॉइंग मानी जाएगी, तो इसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे और परचेज को हम क्रेडिट करेंगे। ये मैंने तब भी ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाया था वहां पे भी ये चीज सिखा दी थी। ठीक है, 106। 107 डेप्रिसिएशन ज्यादा मैंने टच नहीं किया था, थोड़ा सा मैंने एमसीक्यू वाले लेक्चर में डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन टच किया था, वहां मैंने थोड़ा सा दिखा दिया, बट अगेन इस तरह से नहीं पढ़ाया था कि इसका करेक्ट आंसर है दिस इज नॉन कैश एक्सपेंस। कोई कैश उस वक्त नहीं जाता है, कैश तो पहले ही गया होता है, इट्स जस्ट एलोकेशन ऑफ द एक्सपेंसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। 107 का करेक्ट आंसर है बी पार्ट, इट्स अ नॉन कैश बट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। उसके बाद 108, ये तो बहुत आसान है। स्टार्ट में जब मैंने जर्नल एंट्रीज कर दी वहां पे भी मैंने आपको बोला, जब आपने मशीनरी परचेज की आपको उसको कैपिटलाइज करोगे, फिर उसके लिए जो वेजेस लगी अप टू रेडी टू यूज, मैंने बहुत बार बोला ये वर्ड, अप टू रेडी टू यूज, जितने भी खर्चे तुम्हारे हो जाएंगे वो उस एसेट का पार्ट बनेगी। तो इसका करेक्ट आंसर था डेबिट मशीनरी, तो 108 का करेक्ट आंसर है बी पार्ट। इसी तरह से 109, द बैलेंस रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग जीपी फ्रॉम द सेल्स इज कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, ए पार्ट आंसर है। और ये मैंने जब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट वाला दिखा दिया था वहां पे मैंने वो फॉर्मूला लगा रखा था, जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको फॉर्मूला थोड़ा सा इधर उधर करना था, सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे आपका मैंने आपको फॉर्मूला दिया जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब आपको जीपी और सेल्स दिया था, जीपी सेल्स में से जीपी लेस किया था तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, जिसने वो किया होता उसको आसानी से आता। तो ये भी हमारी बुक से ही था 109।
इस तरह से 110, इनफैक्ट 108 भी बुक में लेक्चर नंबर 4 पे मैंने कवर कर दिया था, 109 भी पेज नंबर 48 पे कवर कर दिया था। और 110 व्हाट डज अ नॉमिनल अकाउंट है डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट, नॉमिनल अकाउंट और अगर उसमें डेबिट बैलेंस है तो इट इज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंस होगा या लॉस होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट। तो इस तरह से ये आपके है और अपने हिसाब से देख लेना कितना आपका हुआ होगा। होपफुली आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक हुए हैं, बस ये की अपलोड करनी थी, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, तो इस चक्कर में मैंने थोड़ा सा इलाबोरेशन करके अपलोड कर दिया। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट।